Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel Teaching with Bilal. Before I will start today's topic, I request all those who are watching my videos that please subscribe my YouTube channel Teaching with Bilal so that you will get the notification for upcoming videos. माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. असल में जो 8th क्लास का लेसन नंबर 5 है ये व्हेन पीपल बिकेम रिबल 1857 एंड आफ्टर. तो उसी में जो हम पढ़ते हैं बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में. तो अगर थोड़ा आपको पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे. एक मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये स्टार्ट हुआ था एज ए म्यूटिनी. तो म्यूटिनी को मैंने डिफाइन किया था. उसके बाद आपको मैंने बताया था रिवोल्ट क्या होता है. उसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे वहां पे काजेस, और काजेस में मैंने वहां पे डिफाइन किया था द फर्स्ट एंड द इमीडिएट काज दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल. तो वहां पे वो इमीडिएट काज था, लेकिन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल was not the only cause of the revolt of 1857, जो एक ग्लोरियस रिवोल्ट माना जाता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, जिसको वीडी सावरकर ने द फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस भी कहा था. तो बेटा उस रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे ऐसे काजेस थे या एक ऐसी सर्कमस्टेंस पैदा हो चुकी थी. अब लोग जो थे वो किसी बहाने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने एंगर को एक्सप्रेस कर ले, कब वो अपने गुस्से को जाहिर करे. उस मौके को वो ढूंढ रहे थे और वो मौका उनको तब मिला जब बरकपुर में जो सिपाही थे उन्होंने वहां पे मिटनी शुरू कर ली. ठीक है बेटा. तो बरकपुर के बाद ये पहुंचा मेरठ, और मेरठ के बाद दिल्ली, और दिल्ली में वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर. लेकिन उसके इवेंट्स को जानने से पहले काज जानना बहुत ही जरूरी है. तो इमीडिएट काज के बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट काज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट वाज द पॉलिटिकल काज. पॉलिटिकली क्या सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए थे, क्या हालात अंग्रेजों ने यहाँ पे पैदा किए थे कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी. तो politically जो थी बेटा it was the annexation policy of the East India Company which created hatred among the Indians. जो annexation policies थी वो दो तरह की थी. annexation means जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के इन प्रोविंसेस को इस ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलाना शुरू कर लिया, उसको हम कहते हैं annexation. किसी टेरिटरी को अपने साथ मिलाने को हम annexation कहते हैं. तो annexation दो तरह से हुई. पहले तो डायरेक्ट एनेक्सेशन, कहीं पे वो डायरेक्ट एनेक्सेशन करते थे. मींस अभी बंगाल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे वहां पे डायरेक्टली वार्स फाट हुए बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल. मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर के साथ वार्स हुए, इनको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वार्स, जिसमें हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान उसमें शामिल हो गए. मराठास के साथ भी ऐसे वार्स हुए. But most of the territories of India were annexed by using the diplomatic, political, economic strategies, economic policies कुछ इंट्रोड्यूस किए गए, और इन पॉलिसीज के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान के टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया. तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एनेक्सेशन. शाबाश, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एनेक्सेशन. तो इनडायरेक्ट एनेक्सेशन में एक पॉलिसी जो थी जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था उसको हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस. ऑलरेडी लेसन नंबर 3 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सब्सिडियरी अलायंस. उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसको हम कहते थे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी. तो सब्सिडियरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, लेकिन सबसे अहम पॉलिसी, अहम एनेक्सेशन पॉलिसी which created much of the hatred among the Indians and which created anger among the Indians against the rule of the East India Company. That was the policy of doctrine of lapse. Doctrine of lapse जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने. लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहा है और काफी फेमस गवर्नर जनरल रहा है बिकॉज उसकी दौर में यहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई.
फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी उसी के दौर में यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई और उसी ने यहाँ पे एक एक्सप्लॉइटेड एनेक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, एक क्रिटिकल पॉलिसी या एक डिस्प्यूटेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन लैप्स के जरिए मोर देन 10 इंडियन प्रोविंसेस वर एनेक्स्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर। ये डॉक्ट्रिन लैप्स क्या होता है बेटा, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, तो रिपीट कर लूंगा मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन इनडायरेक्ट एनेक्सेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू व्हिच इफ an Indian ruler died without leaving a male natural heir, अगर कोई रूलर मर जाता है किसी प्रोविंस का और उसने अपने पीछे एक मेल हियर, अब एक बेटे को नहीं छोड़ा, दो उसकी डॉटर होगी, दो उसका अडॉप्टेड सन होगा, वो नहीं माना जाएगा, उसका एक अपना बेटा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो टेरिटरी विल ऑटोमेटिकली एनेक्स विद द ब्रिटिश एम्पायर। और ये वो पॉलिसी थी जिसने बहुत ज्यादा एंगर हिंदुस्तान के लोगों में पैदा कर लिया, और खासकर दो प्रोविंसेस जहां पे लोग चाहते थे कि यहाँ पे यही रूलर्स रूल कर, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। वन वाज द एनेक्सेशन ऑफ आउध इन 1856, सेकंड वाज द एनेक्सेशन ऑफ झांसी 1854। इन दो एनेक्सेशंस की वजह से हिंदुस्तान के लोग जो थे वो इन पॉलिटिकल पॉलिसीज के साथ उनको बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई। एनेक्सेशन पॉलिसीज के अलावा एक और चीज हुआ बेटा, वो ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो यहाँ पे नवाब्स थे, नेटिव नवाब्स थे, अपना अपना टाइटल होता था, जैसे कि सिराजुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क, नवाब, ऐसे टाइटल्स हुआ करते थे। लेकिन इन ब्रिटिश रूलर्स ने उन टाइटल्स को यहाँ पे एबॉलिश किया। हो गए दो। तीसरा यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, इट वाज एन ऑटोक्रेटिक रूल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, इट वाज एन ऑटोक्रेटिक रूल। Autocratic in the sense is the synonymous to exploitation, atrocities, oppression। ऑटोक्रेटिक रूल जहां पे होता है वहां पे एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, वहां पे ऑपरेशन देखने को मिलता है, वहां पे एट्रोसिटीज देखने को मिलती है। बिकॉज ये ऑटोक्रेसी जो होती है, यहाँ पे जो लोग होते हैं, दे आर मियरली द सब्जेक्ट्स, दे आर मियरली द स्लेव्स। उनको वहां पे जीने का कोई हक ही नहीं होता है। ये एक सेल्फ विल्ड रूल होता है, जैसे रूलर चाहे वैसे वो लोगों को टर्न कर सकता है और लोगों को उसी ऑटोक्रेट के मुताबिक ही अपनी जो जिंदगी है वो गुजारनी होती है। वो ऑटोक्रेसी मीन्स सेल्फ विल्ड रूल। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल यहाँ पे था, इट वाज ए सेल्फ विल्ड रूल। दैट मीन्स कि जो विल होती थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, वही यहाँ पे लॉ बनता था, वही यहाँ पे ऑर्डर होता था, वही यहाँ के रूल्स और यही यहाँ के रेगुलेशंस होते थे। इसमें एक खास चीज होता है ऑटोक्रेसी में, यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट। एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक अहम इंस्टीट्यूशन होता है एक गवर्नमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वेयर यू कैन मेक द रूलर आंसरेबल। आप रूलर को बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हो और रूलर को आप वहां पे आंसरेबल ठहरा सकते हो। लेकिन ऑटोक्रेसी में पार्लियामेंट नहीं होता है। एक और चीज इस ऑटोक्रेसी में होती है एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक खास चीज, एक रेस्पेक्ट और रिगार्ड के लिए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एक सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सबसे अहम चीज जो है बेटा वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है ये आपको एक कंट्री में आपको एक रिगार्ड देता है, एक रेस्पेक्ट देता है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी तो यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे देने को नहीं मिल रहा था। तो चाहे एनेक्सेशन पॉलिसीज हो, एबॉलिशन ऑफ टाइटल हो, या ऑटोक्रेटिक रूल हो, या एब्सेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हो, these all were the political circumstances which were prevail during the East India Company या during the rule of the British government, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग जो है काफी एंगर, काफी गुस्सा उनको देखने को मिला और वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे
और अपने गुस्से का वो इजहार करने के लिए कोई मौका ढूंढ रहे थे। तीसरा काज जो इस रिवोल्ट का है बेटा, इट वाज द इकोनॉमिक काज, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि एक वेल नोन हिस्टोरियन है इंडिया का जिसका नाम था बेटा दादा भाई नेहरू जी, ग्रेट एक पॉलिटिकल फिलोसफर गुजरा है। उसने एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अहम ये क्वेश्चन है बेटा, दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसमें वो एक थ्योरी देता है जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो उस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नेहरू जी कहता है कि ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उनका जो बुनियादी मकसद था दैट वाज टू ड्रेन आउट द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। बुनियादी मकसद था कि हिंदुस्तान से यहाँ की दौलत, यहाँ के रिसोर्सेज को ड्रेन आउट करना, इनको अपनी कंट्रीज को ले जाना, वो यहाँ का उनका क्या था, बुनियादी मकसद था। और वही यहाँ पे बन गए इनका क्या बेटा, इकोनॉमिक काज। तो इकोनॉमिक काज में अगर देखेंगे तो इट वाज द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो रेवेन्यू पॉलिसीज में परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। तो इकोनॉमिक काज जो है इसमें सबसे अहम जो थी इट वाज द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज रेवेन्यू पॉलिसीज इसलिए उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम इंडियंस। तो उसमें रेवेन्यू पॉलिसीज में सबसे एक्सप्लॉइटेड पॉलिसी जो थी इट वाज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम भी, इस परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सिस्टम भी हम कहते हैं। या दूसरी पॉलिसी जो थी इट वाज द रोहितवारी सिस्टम जिसको हम मुंद्रो सिस्टम भी कहते हैं। और एक और पॉलिसी जिसको हम महलवारी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये तीन तरह के रेवेन्यू पॉलिसीज थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। जब इन तीनों पॉलिसीज का हम कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन में ये वहां पे हम देखते हैं कि सबसे आखिर में जो थे वो हिंदुस्तान के पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो फायदा जो था वो जमींदार उसको या द रूलिंग सिस्टम को यहाँ पे होता था। एक्सप्लॉइट जो था वो एक इंडियन पीजेंट हो रहा था। दूसरा वो था बेटा क्रॉप्स फॉर द कंपनी, क्रॉप्स फॉर द कंपनी। एक तो इसमें रेवेन्यू पॉलिसीज आती है, दूसरा क्या आता है क्रॉप्स फॉर कंपनी। क्योंकि जब यहाँ पे टेरिटरी की मोनोपोली मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उन्होंने यहाँ की टेरिटरी, यहाँ के लैंड को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया। They forced the Indian peasants to grow only those crops which the company needs। जिसमें उनको लगा था कि हमारा फायदा ज्यादा है, वो इन पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि आप उन्हीं क्रॉप्स को आप ग्रो कर लो। लाइक इंडिगो, इंडिगो एक प्लांट है जिससे वो ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट करते थे। क्योंकि इंडिगो जो है इट वाज नॉट नीडेड इन इंडिया, ये ऐसा क्रॉप था जो जिसका मार्केट सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही था। तो इन इंडियंस को इसमें इंडिगो 1 kg में इनको मिल रहे थे उनको ₹4। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये 45 रुपीज में 1 kg जो है वहां पे बिकता था। तो 10 टाइम्स मोर प्रॉफिट मिल रहा था कंपनी को इस इंडिगो से। उन्होंने इनको फोर्स किया टू लीव द ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जो यहाँ पे राइस, वीट वगैरह वो क्रॉप कर रहे थे। तो पीजेंट्स को फोर्स किया गया उनको छोड़ो और इसके बदले में आप अपनी लैंड जो है, फर्टाइल लैंड जो है वहां पे आप इंडिगो को कल्टीवेट कर लो। या दूसरा क्रॉप जो उनको चाहिए था बेटा वो था ओपियम। क्योंकि ओपियम वार के बारे में मैं आपको बताया है ऑलरेडी। ओपियम वार, तो ओपियम वार चाइना और इसमें ब्रिटिशर्स के दरमियान ये वार था। लेकिन यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे थे हिंदुस्तान की टेरिटरी को। उन्होंने वहां पे चाइना के उस यूथ को बेटा एडिक्ट बनाया था ओपियम का। तब ओपियम की डिमांड फुलफिल करने के बदले में वो वहां से सिल्क गेन कर रहे थे और इस ओपियम को वो बेटा कल्टीवेट कर रहे थे हिंदुस्तान के फर्टाइल लैंड में।
ये ओपीएम ऐसा क्रॉप था जो सॉइल को जल्दी जल्दी बैल बना रहा था। तो ये इंडिगो ओपीएम जो यहाँ पे जरूरत नहीं था, जो एक यूरोपियन क्रॉप था, यूरोपियन को चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान की लैंड को उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल कर लिया। तीसरा जो था बेटा वो था जो टैक्सेस ऑन आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। जो यहाँ पे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ मुंसलिक थे, कॉटन क्लोथ्स बनाए रहे थे या आयरन टूल्स बना रहे थे, पोट्री के साथ कुछ इन्वॉल्व थे या हैंडीक्राफ्ट्स के साथ कुछ इन्वॉल्व थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। उनके उन आर्टिफैक्ट्स पे तरह तरह के टैक्सेस उन्होंने यहाँ पे इम्पोज कर लिया। तो यहाँ का जो अर्बन था, रूरल था या ट्राइबल था, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर आ गया और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किए गए हिंदुस्तान के लोग। और इस एट्रोसिटीज और एक्सप्लॉइटेशन जो है इट क्रिएटेड हैट्रेड अमंग द इंडियंस। तो ये इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट किए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये भी एक काज बन गए रिवोल्ट ऑफ 1857 का। फोर्थ काज जो है इसका, फोर्थ काज इट वाज द सोशल काज। सोशल काज मीन्स कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो न कि पॉलिटिकल डोमिनेशन, इकोनॉमिक डोमिनेशन के अलावा उन्होंने यहाँ के सोशल कस्टम्स जो थे उनमें भी उन्होंने इंटरफियर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कस्टम था सती प्रथा। इन इंडियंस का एक कस्टम था, नो डाउट इट वाज एन इवल और एक हार्मफुल इवल था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने यहाँ पे इंटरफियर किया और सती के खिलाफ उन्होंने सती प्रथा एक्ट पास किया 1829 में। सती प्रथा एक्ट 1829। विलियम बेंटिक उस वक्त गवर्नर जनरल था और राजा राम मोहन राय की मदद से उन्होंने सती को यहाँ पे बैन कर लिया। या विडो रिमेरेज जो था, यहाँ पे विडो रिमेरेज अलो नहीं थी क्योंकि कस्टम था, एक सोशल नॉर्म था इंडिया में ये। तो ब्रिटिशर्स आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से उन्होंने विडो रिमेरेज एक्ट पास किया। विडो रिमेरेज एक्ट 1856 विडो रिमेरेज एक्ट पास किया। या चाइल्ड मैरिज यहाँ पे होती थी तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे बैन कर लिया गया। या गर्ल्स वर नॉट अलाउड फॉर स्कूलिंग, तो गर्ल्स स्कूल्स यहाँ पे कायम कर लिए। तो यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स सोशल क्लास जो थे तो उन्होंने कहा कि इट इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये जो ये सिस्टम था सोशल नॉर्म्स के खिलाफ या सोशल नॉर्म्स में इंटरफेयर करना जो है, यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल तबका जो था वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है उन्होंने एक तो हमारे पॉलिटिकली हमें डोमिनेट किया, इकोनॉमिकली भी हमें डोमिनेट किया और अब वो हमारे सोशल नॉर्म्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सोशल इंटरफेरेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट आल्सो बिकेम वन ऑफ द काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अलावा जो बेटा है दैट वाज रिलीजियस काज। रिलीजियस काज रिलीजियस काज जो था बेटा, चूंकि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए न इन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हिंदुस्तान को डोमिनेट किया, वो अपने साथ अपना आइडिया भी लाए, अपने साथ अपने वैल्यूज भी लाए, अपने साथ अपना टेस्ट भी लाया, उन्होंने अपने साथ अपना रिलीजन भी लाया। दैट मीन्स द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो यहाँ पे, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी होती है इन मिशनरीज क्रिश्चियंस की, वो होती है डॉलर डिप्लोमेसी। वो डॉलर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अदर रिलीजन टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। तो वहां पे यहाँ से आए मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, और यहाँ पे उन्होंने लोगों को तरह तरह की लालच देके मोस्ट ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर कन्वर्टेड टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। अगर लोग बर्दाश्त करते, पॉलिटिकली भी बर्दाश्त किया, इकोनॉमिकली भी बर्दाश्त किया, सोशली भी उन्होंने कुछ हम तक टॉलरेट किया,
मगर जब उन्होंने देखा कि ये जो ब्रिटिशर्स है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब उन्होंने हमारे रिलीजन को अटैक किया, रिलीजियस इंटरेस्ट के खिलाफ भी अब ये हो गए। तो लोग जो थे, खासकर जो कंजर्वेटिव क्लास जो सोसाइटी में था, तो वो काफी ज्यादा इसमें वायलेंट हो गए। और एक इंसान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब उसके मजहब पे बात आती है तब वो बर्दाश्त नहीं करता। या वो अभी बताया आपको पिग्स फैट, काउज फैट वगैरह जो है, तो उन्होंने इस रिलीजियस इंटरफेरेंस या रिलीजन पे जब अटैक हुआ तो उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। तो ये रिलीजियस इंटरफेरेंस और द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी जो है, ये भी एक काज बन गए रिवोल्ट ऑफ 1857 का। और सबसे आखिर में एक और चीज जो मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट जो है, वो था बेटा मिलिट्री काज। मिलिट्री काज, मिलिट्री काज, चूंकि हमने इसमें इमीडिएट काज में थोड़ा आपको इसका जिक्र किया है, मिलिट्री काज को थोड़ा मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि जो कंपोजिशन था आर्मी का, वहां पे ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ हिंदुस्तान के सिपाही भी इस आर्मी में होते थे। तो ब्रिटिशर्स भी थे और हिंदुस्तान के सिपाही भी थे। लेकिन जो इंडियन सिपाही थे, अगर वो कितना भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम देते तो उनको वो बड़ा प्रमोशन नहीं देते थे। इंडियन सिपाही जो थी, नो प्रमोशन। उनकी प्रमोशन हवादार से ऊपर उनकी रैंक को नहीं रखते थे। तो ये जो सिपाही थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। इफ दे अचीव्ड एनी बिग थिंग बट दे वर नॉट प्रमोटेड द हायर रैंक्स। दूसरा, दे वर गिवन द लो सैलरीज। उनकी सैलरी जो होती थी एज कंपेयर टू ब्रिटिश आर्मी, हिंदुस्तान के सिपाही को जो सैलरी होती थी वो बहुत कम। तीसरा, insult at the time of parade, insult at times of parade। क्योंकि आर्मी का एक सुबह का टाइम उनका एक परेड होता था, वहां पे उनके जिस तरह हमारी प्रेयर होती है उसी तरह उनका एक परेड टाइम होता है। तो वहां पे जब ड्रिल वगैरह का टाइम भी होता था, तो वहां पे इन इंडियन सिपाही को निक नेम से पुकारा जाता था, इडियट्स, पिग्स, काउज, ऐसे ऐसे नामों से उनको पुकारा जाता था, जिससे उनके इंटरेस्ट जो वो काफी ज्यादा हर्ट होते थे। वो कहते थे कि ऑलरेडी हमारी कोई रैंक ही नहीं है, ऑलरेडी हमारी सैलरी लो है, अब हमें ये ताने देते, अब हमें इंसल्ट करते हैं, अब हमें निक नेम से पुकारते हैं। और तीसरा, दे वर सेंट फॉर ओवरसी वार्स। अगर इन ब्रिटिशर्स को किसी और कंट्री में वार्स फाड़ करने होते थे तो वहां पे वो आगे आगे भेजते थे हिंदुस्तान के सिपाही को। क्योंकि हिंदुओं में एक ट्रेडिशन होता है कि समंदर पार किसी और कंट्री में वार करने के लिए नहीं जाते हैं। ये समझते हैं कि इट इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट एट द टाइम। नाउअडेज आज तो इंटरनेशनल, आज तो ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन उस वक्त ये थोड़ा इसको रिलीजियस के खिलाफ ही मानते थे। लेकिन सिपाही को जानबूझ के इन टफ एक्सपेडिशन पे भेजते थे। खासकर जब म्यांमार के साथ वार्स हुए, अफगानिस्तान के साथ वार्स हुए, तो उस वक्त आगे आगे इन्हीं इंडियन सिपाही को भेजा गया। ठीक है बेटा, तो ये ओवरसी वार्स, नो प्रमोशन, लो सैलरी, इंसल्ट एट टाइम ऑफ परेड जो है, ये एक मिलिट्री काज था उस एनफील्ड राइफल के बगैर। ये मिलिट्रीली भी इन हिंदुस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो ये थे 6 काजेस जो उस वक्त प्रिवेलर थे और जिनकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों में काफी ज्यादा एंगर जो है वो देखने को मिल रहा था अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स और द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें थोड़ा मैं रिवाइज कर लूंगा। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। दूसरा, पॉलिटिकल काज ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिसीज। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक काज। चौथा, सोशल इंटरफेरेंस। सोशल इंटरफेरेंस में मैंने बताया अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट पास किया गया, विडो रिमेरेज एक्ट पास किया गया, जो चाइल्ड मैरिज उस पर बैन लगा दी गई, गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले गए जो हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि हमारी सोसाइटी के खिलाफ है या सोशली जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स है वो हमें हार्म कर रहे हैं। या रिलीजियस में मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए
उन्होंने बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स को कन्वर्ट किया टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी या रिलीजियस इंटरेस्ट को हर्ट किया गया यहाँ पे। और मिलिट्री काज में आपको देखा जो सिपाही थे उन सिपाही काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे और सिपाही के इंटरेस्ट को भी हर्ट किया जाता था। एंड ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस the people of India were enraged and they were waiting for an opportunity, and on 10th of May they engulfed into the revolt। जो भी आपको बताया था, the haystack was ready and it needed a matchstick, and the work of matchstick was done by the introduction of the Enfield rifle। I think it is enough for today, and tomorrow inshallah I will be with a next video. Till then, take care. God bless you. But don't forget to press the button of subscription button को दबाना मत भूलिएगा।